एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारी है ना एस्टेट की सीरीज चली हुई है सब्जेक्टिव की। और सब इससे पहले मैं ये हिस्ट्री के क्लासेस है। हिस्ट्री की क्लासेस है तो इसमें आपका थर्ड 3 चैप्टर मैं पहले से ही करा चुकी हूँ। जिन्होंने वो नहीं देखे पहले उसको देखे। और आज हम कराने जा रहे हैं कि ये 4 चैप्टर कराने जा रहे हैं। जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो क्लास है वो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं और आपको एग्जैक्ट ही क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद न कि एस्टेट के लिए बल्कि आपका जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ये और वहां पर भी काम आने वाले हैं। जहां ये आप स्टैटिक जीके आता है ना जिस भी एग्जाम में, वहां पर भी ये 16 जनपद पूछे जाते हैं। तो ये क्लासेस जो है वो सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशल एस्टेट के लिए तो है ही, लेकिन बाकी जितने भी टीचिंग एग्जाम आप देने वाले हैं, एनसीईआरटी का है या इसका अ, एक दिल्ली का कोई भी एग्जाम देते हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं, तो ये 16 महाजनपद हर जगह पूछे जाते हैं। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये एक क्लासरूम में एक जैसे टीचर और उसकी आप स्टूडेंट की आपस में वो चली हुई है, तो आप इसको रीड कर लीजिए। हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब ये देखिए, जनपद, इसमें मैं थोड़ी-सी स्पीड रखूँगी क्योंकि वीडियो क्या होता है काफ़ी लंबी बन जाती है। यूट्यूब में एक फंक्शन होता है, आप वहाँ पे जाके इसको अपने हिसाब से स्लो और फास्ट आप कैसे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आपको इसमें यकीन मानिए कि इसमें ना क्वेश्चन आपको एग्ज़ैक्ट मिलेंगे। जब मैं साथ-साथ अंडरलाइन करवाती चली जाऊँगी तो आप वहाँ पे से उसको अपनी साथ-साथ है ना नोटबुक अपना ज़रूर रखिए, साथ-साथ उसको नोट किए कर लीजिए। अब चलते हैं जनपद और उनके महाजनपद का उदय कैसे हुआ था। अब भारत में ऋग्वैदिक युग में राज्य निर्माण प्रक्रिया जो है शुरुआत हुई थी। ये किस युग की बात कर रहा है? ऋग्वैदिक युग की। समाज की आरंभिक इकाई क्या होता था? पहले का जो अब जन से जनपद, जनपद से जो महाजनपद बन गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है कि बताइए कि जो जनपद की थी वो उसमें सबसे छोटी या छोटे से जो है बड़े तक या बड़े से छोटे तक जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ऑर्डर में वो पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि परिवार से इसमें सबसे छोटी इकाई कौन-सी थी? परिवार था। सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो जनपद। ठीक है? और जनपद से ही महाजनपद, यानी सबसे बड़ी इकाई कौन-सी थी? महाजनपद। महा मतलब होता बड़ा। परिवार के लोग प्राय एक ही पूर्वज की संतान होते थे। यानी पहले क्या होते थे, जो परिवार होता था ना, वो जैसे भी आपने देखा होगा कि आपकी भी फैमिली है, वो एक ही पूर्वज की संतान होती थी, जो परिवार में चलता रहा था। दादे, परदादे, फिर उसके वो ऐसे ही एक ही पूर्वज की संतान होती थी। पर जैसे ही परिवार में अब परिवार से ग्राम बने हैं, तो ग्राम में क्या हो गया कि अलग-अलग जो है लोग उसमें शामिल होते चले गए। एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले जो समूह था, उसको तो हम क्या कहते हैं? जन कहते हैं। और जन का जो मुखिया होता था उसको राजन कहा जाता है। जन के मुखिया को राजन कहा जाता है। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ है, ये सिर्फ़ आपको ध्यान रखना है कि कई बार एग्ज़ामिनर का मतलब मूड पे डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम में क्या पूछना चाहता है। लेकिन अगर इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। जो उसपे वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट आप नोट कर सकते हैं उसको। वह जन की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निभाता है। राजन की सहायता के लिए सेनानी, पुरोहित और ग्रामीण आदि का अधिकारी होते थे। जो राजन की आपने देखा होगा कहीं भी, अगर आपने कोई मूवीज़ वग़ैरह देखी हो या जितने भी पहले राजा थे, तो उसमें सेना होती थी, उसके पुरोहित होते थे और ग्रामीण जो थे उसके अधिकारी होते थे। और राजन की, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा है, तो राजन की सैन्य सहायता के लिए जो है सेनानी होता था। पुरोहित राजन को धर्म के पालन की शिक्षा देता था। देखो, राजन जो था वो क्या था, सैन्य सहायता के लिए सेनानी जो है सेना देता था उसको। और पुरोहित आज भी देखा होगा, जो पंडित होते हैं ना, पंडित को जो है वो धर्म की उसकी कैसे उसको पालन करना है, धर्म से कैसे राजा का जो कर्तव्य होता है वो सब चीज़ें कौन बताता था? पुरोहित बताता था। उस युग में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गाय जो था उनका मुख्य संपत्ति होती थी इसमें महाजनपदों में। राजन का मुख्य कार्य जन के लोगों के गोधन की सुरक्षा करना भी होता था। गोधन, इसको गाय को
को ही धन माना जाता था, संपत्ति माना जाता था। तो इसकी रक्षा करना भी किसका? राजन का कर्तव्य होता था। अब आता है ग्रामीण जो है, ग्राम का मुखिया तो ये तो आजकल आप सरपंच बोलते हो जिसको, तो ग्रामीण ही जो होता था इसमें इसमें ग्रामीण ही यही वर्ड यूज़ करेगा, इसीलिए इसको ध्यान रखना। जो ग्राम का मुखिया कौन होता था उसमें मतलब सरपंच भी देखते हैं ग्रामीण, ग्रामीणी ऐसे आता है तो इसमें ग्रामीणी जो थी वो ग्राम का जो मुखिया होता था। एक जन के क्षेत्र में कई ग्रामीण शामिल होते थे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। आज भी कई जगह आप देखे होंगे कि कई जो ग्राम उसकी जो पंचायत होती है, वो कई ग्राम मिलकर जो छोटे-छोटे गाँव होते हैं, उसको उसमें भी एक सरपंच होता है। कई बहुत सारी जगह हैं अभी भी इंडिया में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जन के क्षेत्र को इसमें जनपद में जो है, जनपद कहा जाने लगा था। जो जन का क्षेत्र था, उसको जनपद कहा जाने लगा। एक जनपद में शुरुआत में एक ही जन के लोग रहते थे, आगे चलकर जो है दूसरे जनों के लोग भी जनपद में शामिल होने। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि पहले स्टार्टिंग में तो एक ही जन के होते थे बट धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे जनपद बढ़ने लगा उसमें और लोग भी जो उसमें शामिल होने लगे। समाज के समय के साथ इनके बीच जो सांस्कृतिक रिश्ते स्थापित हो गए थे। अब काफ़ी देखो अब क्या हो गया उनकी एक कम्युनिटी बन गई है तो वहाँ पे भी जो है अलग-अलग लोग शामिल हो गए थे, तो उनके आपस में अलग-अलग कल्चर भी होंगे तो उस वज़ह से उनके जो है जो सांस्कृतिक रिश्ते विस्थापित हो गए। एक जनपद में नगर और ग्राम दोनों शामिल होते थे। नगर होता है कस्बा जिसको बोलते हैं, नगर होता है कस्बा या जैसे सिटी टाइप बोल सकते हैं, ग्राम मतलब गाँव हो, दोनों ही होते थे। जीवन में स्थिरता आने और जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ जनपदों का आकार बढ़ने लगा। ये चीज़ कॉमन है कि आप जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें जनपद का आकार भी बढ़ने लग जाएगा। छोटे-छोटे जनपद बड़े-बड़े जनपदों में बदलने लगे। इनके क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होने लगी। ये सब कॉमन है तो इतना इसमें समझाने की कोई नहीं है। अब इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जब ये बड़े आकार का रूप धारण कर लिया तो ये जनपद जो है महाजनपद बन गया। इसी युग को भारत का महाजनपद काल कहा जाता है। यही युग था जब वो अक्ष के जो एरियाज़ में बढ़ोतरी होने लगी तो यही इसी काल को क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। वैदिक युग के जन अब 16 बड़े महाजनपदों में अब जो वैदिक युग का ये जो काल आया था ना, उसमें जो जन था वो क्या है 16 में जो है बदल गए थे। यानी उसमें 16 बड़े-बड़े महाजनपद जो है बन गए थे। सभी महाजनपद गांधार यानी ये एरिया दिया हुआ है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान ये गांधार जो है इसकी राजधानी है अफ़गानिस्तान की। यहाँ से लेकर पूरब में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में के पठार तक जो है फैले हुए। ये आपको लर्न करना है। ये वाला जो है इसको ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ से तक जो है ये 16 जनपद फैले हुए थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये कहता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में और इससे पहले जब जब ईसा का जन्म हुआ था ना, उससे पहले क्या है बैकवर्ड चलता है। ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे बैकवर्ड चलेगा जैसे सपोज़ करो यहाँ पे अगर इन्होंने दे दिया 500 62 या 1492 इस तरह का दे दिया तो बैक चलेगा इसके अंदर 315 315 ठीक है? 416 इस तरह से कुछ मतलब बैक में चलेगा तो थोड़ा ध्यान रखना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में केंद्रीय सत्ता के संगठन की जो है कमी थी। उस टाइम पर जो है ये जो केंद्रीय यानी सेंट्रलाइज़ेशन जो है उस टाइम पे कम था उस टाइम पे ठीक है? जब छठी शताब्दी का की बात कर रहा है ये। सारा राष्ट्र अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभाजित था जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। ये चीज़ ऊपर भी है, दी हुई है। यहाँ पर देखिए बौद्ध ग्रंथ में ये अंगुत्तर निकाय जो है पूछा जाता है कि ये जो है अंगुत्तर निकाय किसमें आता है? बौद्ध ग्रंथ में आता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की संख्या दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इसमें से किस-किस में जो है 16 जनपदों का ज़िक्र किया गया है। तो ये आपको दे देगा। इसके अंदर या तो एक देगा उसके अंदर बाकी अलग-अलग दे देगा कोई भी ऑप्शन में और फिर पूछेगा इनमें से किस में नहीं दी गई तो आपको ध्यान रखना है कि अंगुत्तर निकाय में इसका ज़िक्र किया गया है, महावस्तु में और जैन ग्रंथ का है भगवती सूत्र। यहाँ पर एक तो बौद्ध ग्रंथ और ये जैन ग्रंथ का ध्यान रखना, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में है और भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ में है। ये 2 क्वेश्चन हो गए और दूसरा है कि महावस्तु, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इनमें जनपदों की जो है संख्या इन्होंने दी गई है। इनकी संख्या वास्तविक संख्या से कहीं अधिक थी। इन महाजनपदों में से कुछ राजतंत्रीय इसमें कुछ तो राजतंत्र थे और कुछ जो है गणतंत्र थे। अब देखो
राजतंत्र जहाँ पे राजा का शासन होता है, फिर उसके बेटे का, फिर उसके बेटे का, फिर उसके बेटे का, यानी पूरा वंश दर जो चलता है, वंशानुक्रम चलता है, वो राजतंत्र होता है। गणतंत्र होता है जैसे हाँ, डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, ठीक है? प्रशासनिक जो है ढांचा उनका अपनाए हुए थे। अब आता है राजतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र वही चीज़ मैं सेम बता चुकी हूँ, जिसमें राजा का शासन होता है, उसके वंशज जो होते हैं आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं, तो राजतंत्र होता है। गणतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, वो शासन चलाते हैं, जैसे अपने अब इसमें भारत देश में है। अब आता है महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी, भई कैसे जो है ये इसका जो व्यवस्था है महाजनपद की, वो कैसे-कैसे थी। इसमें जो भी क्वेश्चन आते जाएँगे मैं वो आपको बताती जाऊँगी, साथ-साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसके अंदर दिया हुआ है कि आपका जो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जो जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ भी भारतीय राज्य व्यवस्था की व्यापक जानकारी देते हैं। ये वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी हमें किसकी व्यवस्था वो देते हैं, राज्य व्यवस्था की जानकारी हमें इससे मिलती है। महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एक तो क्वेश्चन ये है। अर्थशास्त्र की रचना रचयिता कौन है? कौटिल्य। ठीक है? और महाभारत और अर्थशास्त्र में भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की गहरी जानकारी हमें मिलती है। यानी इन चीज़ों ही इन ग्रंथों में हमें क्या मिलता है? हमें इसके बारे में काफ़ी जो राजनीतिक जो व्यवस्था किस तरह की होती थी, इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमें जानकारी मिलती है कि भारत में सभा और समिति लोग ये वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है, सभा और समिति क्या होती हैं? ये प्राचीन संस्थाएँ थी, ठीक है? इतिहासकार जो जायसवाल था, ये काशी प्रसाद जायसवाल था, उसका ये कथन दिया हुआ है, ठीक है? ये कथन को सिर्फ़ आपको ये ध्यान रखना, वैसे कथन पूछता नहीं है, ये उसमें आपके नेट वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट इसमें आपको ध्यान रखना है, जो प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल था, उ उनका कहना था सभा और समिति, इसके सभा और समिति के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। इसका जन्म हुआ था ऋग्वेदिक युग में, ठीक है? पहला क्वेश्चन। सभा और समिति राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने का, जो सभा समिति का काम क्या था? ये राज्य जो राजा होता था ना, राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का जो है काम करती थी, जो ये सभा और समिति थी। ये संस्थाएँ भारत में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को, यानी जो सभा समिति राजा, क्योंकि राजा की जो शक्तियाँ होती हैं, उन पे अगर वो उस पे कोई अंकुश ना लगाए, कोई पाबंदी ना लगाए, यानी यानी उसका जो एक दायरा फिक्स ना करे, तो वो अपनी मर्ज़ी का काम करेगा। इसीलिए सभा और समिति बनाई गई है, ताकि वो अपने उसके दायरे में रहकर जो है देश का उसका राज्य का शासन चला सके। ऋग्वेदिक जनपद, ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है, भाई इसको नोट कर लेना। सभा और समिति का कार्य क्या होता है? और उसका जन्म ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेदिक जनपद समय के साथ महाजनपदों में बदल गए थे। ये ऊपर भी पढ़ चुके हो, ठीक है? महाजनपद राजतंत्रीय और गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। कैसा था? राजतंत्र और गणतंत्रीय भी ऊपर पड़ा हुआ है। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद जो वंश, ये ऊपर पड़ा हुआ है। जो ये पूरा उस ऊपर वाले को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सब चीज़ें कि जो राजतंत्र था वो राजा के जो वंशानुगत चलता था, और जो गणतंत्रीय है उसका चुनाव जो है गणतंत्रीय व्यवस्था में जो राजा का चुनाव होता था, ठीक है? लोगों द्वारा, सॉरी, गणतंत्रीय व्यवस्था में जो है लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते थे। ये महाजनपद काल में साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया, और इस दौर में मगध जो है महाजनपद सबसे आगे निकल के आया है। सबसे पहले कौन-सा जनपद आया था? मगध आया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये फर्स्ट नंबर पे आया था सबसे पहले, ठीक है? साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया था जब ये महाजनपद आए ना, तो इसमें क्या हुआ था कि ये अपने राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य को बढ़ाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में जो है स्थापित हो गया था। मगध सबसे पहले निकल के आया था। मगध का तो आज का जो बिहार है, उसको वो जो राज्य था उस टाइम पे धन संपदा में बहुत ऊपर था, ठीक है? ये मैप है, ये मैप पूरा का पूरा ये दिया हुआ है कि कहाँ से लेके कैसे हुआ, दिया हुआ ना अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के गांधार से लेके आपका पूर्वी बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा ये जो दिया हुआ है ना एरिया, ये पूरा का पूरा, ये सब आपका 16 महाजनपदों का दिया हुआ है। अब ये वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है ये जो ये दिए हुए हैं ना, ये पूरे के पूरे 16 जनपद दिए हुए हैं ये। ये यहाँ से ये लेके और ये पूरे के पूरे जो हैं, ये सभी जनपद दिए हुए हैं। अब इसमें देखो, कुरु जो था इंद्रप्रस्थ, अवंती, उज्जैनी और महिष्मति, सूरसेना मथुरा। सूरसेन जो था मथुरा का था, ठीक है? कुरु, ये क्या दिया हुआ है? ये तो आपके जगह का नाम दिया हुआ है, ठीक है? ये क्या है? आपका जगह है।
उस टाइम पे इसको इंद्रप्रस्थ आपको दिल्ली जो थी ना उसको क्रू, अवंती जो था उज्जैनी और महिष्मति उस टाइम पे इसको अवंती करता था। और मथुरा है ये सूरसेन, ठीक है? मथुरा पे। पांचाल जो थे अहिछंत्र और कपिल। अंग, चंपा। ये काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं इसमें तो आपका स्टैटिक जीके है आती है आपकी किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम उसमें तो ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा ही जाता है। मगध था जैसे राजगृह और पाटलिपुत्र इसकी ये राजधानी थी, ठीक है? काशी था वाराणसी, कौशल था श्रावस्ती, ओके? ये राजधानी इन्होंने बनाई हुई थी। वज्जी था वैशाली, मल था कुशीनगर और पावापुरी, मल, कुशीनगर और पावापुरी, चेदी था शक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर, अस्मक पटेली या पटेन, ठीक है? कंबोज हाइट या राजपुर और गांधार क्या था? तक्षशिला। गांधार क्या था? तक्षशिला। ये सभी हैं, इसमें से ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो एक अवंती वाला पूछा जाता है, मगध का काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है? कौशल और वज्जी, मल्ल ये सब वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मत्सर ये जो चीज़ें है ना 3-4 हैं, ये काफ़ी पूछे जाती हैं, तो ये 16 महाजनपद को आप अच्छे से अगर आप 4-5 बार आप लर्न करके इसको राइट करेंगे ना तो अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है? ते पूछेगा मगध की राजधानी उस टाइम पे जो 16 महाजनपदों में जब मगध की जो है राजधानी क्या थी राजगृह या जैसे पाटलिपुत्र ये दो राजधानी इसकी दी हुई थी अंक की जैसे चंपा थी इस तरह से वो पूछता है ठीक है इसका ध्यान रखना इन 16 महाजनपदों में प्रत्येक महाजनपद एक दूसरे से संघर्ष थे यानी दोनों एक दूसरे से हमेशा संघर्ष करते रहते यानी जो युद्ध होते रहते थे शक्तिशाली महाजनपद अवसर मिलते ही कमजोर को हड़पने की कोशिश करता था और छोटे-छोटे जनपदों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत ही संघर्ष इनको करना पड़ता था। और समय के साथ-साथ गणतंत्रीय शासन की अपेक्षा राजतंत्र की जो है प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। यानी गणतंत्र हटता चला गया क्योंकि लोग उसमें इंटरफेयर करेंगे तो इसलिए उस उन्होंने राजतंत्र जो है वो स्थापित होता चला गया। उस समय गणराज्यों की आवश्यकता के अनुसार संघ राज्यों का निर्माण करना पड़ा। विभिन्न महाजनपद जो थे खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए जो है ये क्या करते थे पहले क्या होता था कि जितने भी राजा महाराजा थे ना वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वो क्या करते थे एक दूसरे से ना वैवाहिक यानी अब जो है शादी वगैरह करते थे किसी की जैसे किसी की अगर पुत्री है तो वो क्या करता था राजा राजा से या उसके पुत्र से उसकी शादी कर देता था तो उसका राज्य जो है आपस में उसका एक मतलब पावर बढ़ जाती थी उनकी जितनी पावर बढ़ेगी उतना ही जितना राज्य विस्तार होएगा, जितनी पावर बढ़ेगी, 2 राजा एक हो जाएँगे, तो उससे क्या हो जाएगा उनको काफ़ी पावरफुल हो जाएँगे वे। ठीक है? जैसे कौशल के राजा ने अपनी जो पुत्री थी इसका ये ध्यान रखना है कि कौशल का जो राजा था उसका उसने अपनी पुत्री महाकौशल्या का विवाह मगध का जो राजा था बिंबिसार से उसका जो है शादी कर दी थी। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया था। उन्होंने जो है अजातशत्रु के साथ प्रसेनजीत का जो है ने अपनी जो उसकी बेटी थी ना वजीरा, वजीरा के साथ शादी कर दी थी उसकी। फिर आता है साको के साथ भी उन्होंने संबंध स्थापित किए थे और वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप अंडरलाइन कीजिए कि उनका जो है साको के साथ भी उनका जो है वैवाहिक संबंध थे पूछता है कि जब कई बार कार्ड में पूछता है ना तो बताइए इसमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है? तो उसमें पूछता है कि इस इन्होंने जो है जो महाजनपद थे साको के साथ भी वैवाहिक संबंध थे इनके और वत्स का जो राजा था ना वत्स अभी 16 जनपद जो पड़े हैं ये वत्स ये वाला, इस वत्स का जो राजा था, वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से शादी की थी, ठीक है? विदेह की जो राजकुमारी थी उससे शादी इन्होंने विवाह किया था। अतः विवाह संबंधों से भी राज्यों में मित्रता की स्थापित हो गई थी। अब आता है भारत में गणतंत्र शासन की परंपरा कैसे स्थापित हुई थी। अब इसमें क्या था कि उन्होंने एक प्रकार की इसमें एक तरह का शासन पद्धति नहीं थी। इसमें कहीं तरह आपको राजतंत्र मिलेगा, कहीं गणतंत्र मिलेगा, कहीं-कहीं पर आपको क्या है दोनों तरह की मिलेगी, कहीं लोकतंत्र भी मिलेगा और जो है गणतंत्र भी मिलेगा और आपका क्या मिलेगा राजतंत्र भी मिलेगा। अब इसमें क्या था कि गणतंत्र शासन प्रणाली में गण का जो मुखिया था वो निर्वाचित शासक होता था यानी गण का जो गणतंत्र में होता था। मल्ल और वज्जी गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित थे। ये आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो शासन प्रणाली थी वो जो मल्ल और वज्जी की कैसी थी गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार होते हैं यानी गणतंत्र देखो नाम से ही पता चल रहा है डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं। सभी गणतंत्रीय राज्यों में
समान शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी सभी में नहीं थी, लेकिन जो मल्ल और वज्जी थे, ये दोनों में जो है शासन व्यवस्था कैसी थी आपकी गणतंत्रीय थी। देखो मल्ल और वज्जी दोनों में हाफ दिया हुआ है ना, हाफ जय और हाफ लय, इसीलिए इससे थोड़ा-सा आपको ध्यान रहेगा कि आपके जो उसमें कैसी थी गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता को महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर गण अथवा विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। यानी जो भी ये इसमें जो गणतंत्र शासन प्रणाली थी उसमें स्वतंत्रता और समानता यानी इसमें फ्रीडम पे और इक्वालिटी पे काफ़ी इम्पोर्टेंस होती थी क्योंकि गणतंत्र है, डेमोक्रेसी रहेगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें अगर आप इक्वालिटी और फ्रीडम नहीं रखेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं फिर तो राजतंत्र हो जाएगा। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार के व्यक्ति के हाथों में ना होकर गण के हाथों में होता था। यानी व्यक्ति के हाथ में ना होकर गणों के हाथ में होता था। जैसे एक बार आप अपने यहाँ पे भी जैसे जितने भी ये मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, इस तरह से जो वो करते हैं तो गणों के हाथ में होता था। ठीक है? गण या विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में होता था। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक, प्रधान, राष्ट्रपति होता था। जो गणराज्य था ना, इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन-सा होता था? या तो आपका नायक या प्रधान या राष्ट्रपति होता था। यह गण और संघ की सभा द्वारा सामान्यतः जीवन काल के निर्वाचित होता था। कभी-कभी गण के मुखिया वसानुगत भी होते थे। यानी कभी-कभी अगर गण के मुखिया की बात करें तो वो क्या होते थे? हेरिडिटी पे भी डिपेंड करते थे। अगर एक राजा अच्छे से एक जो वो था गणराज्य में जो भी एक शासन करने वाला प्रतिनिधि होता था, अगर वो अच्छा काम कर रहा था, उसके नेक्स्ट उस पे भी आपका मतलब अच्छे से उसको बिठा दिया जाता था। गणतंत्र शासन प्रणाली में राजा एक प्रतिनिधि परिषद की अध्यक्षता करता था और गणराज्यों का शासन एक सर्वोच्च परिषद के हाथ में होता था। जो गणराज्यों का शासन था ना, वो सर्वोच्च परिषद के हाथ में होता था। ठीक है? इस परिषद में युवा वृद्ध इसमें मतलब हर तरह के लोग शामिल होते थे। ऐसा नहीं था कि इसमें वृद्ध ही होते थे या इसमें युवा नहीं शामिल होते थे। इसमें युवा और वृद्ध दोनों ही शामिल होते थे। इन सभाओं में वाद-विवाद होता था। इन राज्यों का लंबे समय तक अस्तित्व बना रहता था। लोक गणतंत्र की तुलना में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अच्छा मानने लगे थे। ऐसी परिस्थितियों में मगध के नेतृत्व में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ था। इसे ऐसी जो है शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ था। वैसे मैंने इस पे ना शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले इसको ना कंप्लीट करा देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप नोट्स किसी के समझ नहीं सकते। ठीक है, फिर मैं आपको उसके भी एक बार है ना एक एक बार एक क्लास डाल दूँगी उसकी भी थोड़ा एक शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, हैंड रिटन नोट बनाए हुए हैं, ठीक है? उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप पहले ये कर लीजिए, इसको जल्दी-जल्दी फिनिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका एस्टेट भी आने वाला है, तो आप पहले इसको फ्री करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आगे से उसके जो शॉर्ट हैंड रिटन नोट बनाए हुए हैं ना, फिर आप उसको समझ सकते हैं क्योंकि किसी की हैंड रिटन नोट को ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो उसके बाद मैं उसको भी क्लासेस जो है डाल दूँगी। अब आता है मगध महाजनपद का एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदय। अब ये कैसे हुआ था? ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आप इसमें ध्यान से पढ़िए, ठीक है? ये वो वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है कि मगध का जो शासक था ना, योग्य और साहसी था। ये मगध की बात कर रहा है जो आज का बिहार है। इसमें आपके शासक की बात करते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, पद्मनंद इसके विषय में आप सब लोग जानते भी होंगे कि भई ये कौन थे, ठीक है? बिंबिसार फिर इसका पुत्र था, ठीक है? जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध को दूर-दूर तक का जो है इसका विस्तार किया था। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की थी। इसे तीनों सेना थी इसमें पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। हाथी तो आपको पता ही है बहुतायत में थे। मगध राज्य के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने भी अहम योगदान दिया था। मगध जो था भौगोलिक स्थिति के रूप में भी काफ़ी जो है संपन्न राज्य था। यहाँ पर नदियों की बात करते थे गंगा, सोन और चंपा ये 3 नदियाँ थी। इन नदियों का ध्यान रखना कि मगध पर जो वहाँ पे नदियाँ कौन-कौन सी थी? गंगा, सोन और चंपा नदी। ठीक है? यातायात को सड़क आधार पर प्रदान करती है। गंगा, सोन इस नदियों का तो उसमें हरियाणा जीके में भी काफ़ी आपको सुनने को मिलेगा। मगध में लोहे की बड़ी-बड़ी खदानें थी। मगध की बात कर रहा है। मगध क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और इस क्षेत्र में भी पानी की जो है प्रचुर मात्रा थी। ये मगध के विषय
में ना कभी पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें से मगध के लिए ये सही था, ये ठीक था, ये उसमें से कौन-सा जो है राइट नहीं था, उनकी विशेषताएँ होती है ना जैसे, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसके तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अंदर जैसे गंगा, सोन दे दिया तो चंपा को हटा दिया, गंगा और चंपा को हटा दिया, सोन की जगह ब्रह्मपुत्र लगा दिया, तो इसमें पूछेगा इसमें से यही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें तो 3 नदियाँ थी, चौथी नदी तो थी नहीं उसके अंदर। तो ऐसे ही क्वेश्चन वो थोड़ा-सा हाँ, मॉडिफाई करके पूछ लेता है। तो आपको इसकी विशेषता मगध के विशेषताएँ आपको पता होनी चाहिए। नए नगरों के उदय और धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी आर्थिक स्थिति को दृढ़ किया था। यहाँ साम्राज्य को व्यापारिक उत्पादनों पर चुंगी लगाकर खूब जो है कर वसूला जाता था। यहाँ पर जो है सिक्कों का जो नगर उदय हुआ था ना और धातु के सिक्के जो है उस टाइम पे प्रचलन में थे। कौन से सिक्के थे? धातु के। यहाँ धातु की जगह सोने चांदी की कर देगा वो। ठीक है? इस तरह के थोड़ा मॉडिफाई कर देता है तो आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इस साम्राज्य का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक जो है स्वतंत्र था। ठीक है? फिर थोड़ा-सा स्वतंत्र था। ये है मगध के प्रमुख राजवंश। ये क्या है? मगध के प्रमुख राजवंश। अब आता है बिंबिसार। इसको मैं थोड़ा फ़ास्ट करूँगी भई, ठीक है? बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार जो था वो मगध का जो इसका जो है राजा था, ठीक है? बहुत शक्तिशाली राजा था और ये आता है अजातशत्रु। ये अजातशत्रु इसका पुत्र था बिंबिसार का। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली कौन था? बिंबिसार। इसकी स्थापना मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है रिवर्स में चलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसको। 544 ईसा पूर्व में इस से लेके 400 92 तक जो है इसने शासन किया था। वह साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार ने अंक और राज्य को विजित करके मगध का विस्तार किया था। इसने ना बिंबिसार ने अंग राज्य को विजित यानी जीता था और उसके बाद उसको मगध का जो है काफ़ी विस्तार कर लिया था। इसका पुत्र था अजातशत्रु। अंग का शासक नियुक्त किया गया। जब वो अंग राज्य जीता था ना, तो उसने क्या किया था अपने बेटे को ही उसपे अंग का जो है उसने शासक उसको बना दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना भाई, वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन-सी थी? गिरिव्रज गिरिव्रज या राजगृह, ठीक है? दूसरा आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था और 492 तक शासन किया था, 492 में इसको बना दिया गया था, ठीक है? अपने पिता की जगह मगध का शासक बना था और वह इतिहास में कुणिक ये किस नाम से प्रसिद्ध था? वेरी इंपोर्टेंट को है, भई कुणिक जो है किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को कहा जाता था। ये दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत काशी और वज्जी संघ को जीत कर मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया था। अब इसके पापा ने अंक को किया था, इसके पिताश्री ने और इसने काशी और वज्जी को ये जो काशी और वज्जी था ना ऊपर 16 महाजनपद पड़े थे, तो इसने दोनों को जीत कर इन मगध साम्राज्य में ने सम्मिलित कर लिया था। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा थी, वो प्रथम बौद्ध सभा समिति कहाँ आयोजन कहाँ पर हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था? ध्यान रखना, ये अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु की जो 460 ईसा पूर्व में उसका पुत्र था उदयन। उसने इसकी जो है हत्या कर दी थी, किसकी? अजातशत्रु की। यहाँ पर आपने पढ़ा था ना ये बिंबिसार फिर उसका पुत्र ऐसे करके इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। अब आता है उदयन। उदयन ने 460 से जब उसका पिता की हत्या करके वो गद्दी पर बैठ गया था और 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक ये रिवर्स में चलेगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। इसने गंगा और सोन नदियाँ थी ना, उसका जो संगम हुआ था उसके कुसुमपुरा इस नगर की इसने स्थापना की थी। ध्यान रखना इस नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन था, वो पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बना था। उससे पूछेंगे कि उदयन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कुसुमपुरा को है जो अपनी राजधानी बनाया था। ये जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? देखो अजातशत्रु ने किसकी स्थापना की थी? अजातशत्रु ने स्थापना की ये बौद्ध सभा का था, बौद्ध धर्म को मानता था और इसने क्या ये किसको मानता था? जैन धर्म को। ये अपने पूर्वजों की तरह राष्ट्रवादी था और हर्षक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। जो हर्षक वंश का जो अंतिम शासक था ना, वो नागदशक था।
कौन था? नागदशक, जिसे शिशुनाग नामक अमात्य मंत्री ने 412 ईस्वी में समाप्त कर मगध पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब इसकी भी हत्या कर दी थी अमात्य ने। इसकी हत्या किसने की थी? अमात्य ने। ये नोट डाउन करना है कि उदयन की जो हत्या की थी इसकी नागदशक की थी हत्या करके, और वो 412 ईस्वी में जो है मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और शिशुनाग जो वंश की स्थापना की थी। अमात्य ने इसकी जो है नागदशक की इसने हत्या कर दी थी। इस वंश के संस्थापक और शासक शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्यों को, जो अवंती था ना वो अवंती पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें जो 16 महाजनपद थे अवंती और वत्स राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मगध साम्राज्य का और अधिक विस्तार कर दिया। यानी ये अपना ना काफी फैलावा कर रहे थे। अब आता है भाई शिशु नाग वंश। इसका जो टाइम पीरियड है ये 412 से लेके 344 तक है। ठीक है। और इसने क्या किया था? इसमें लगभग लगभग जो है 32 साल तक इसने जो है शासन किया था। अब जो इस वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। उसने अवंती और जो वत्स थे राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मगध राज्य का उसने विस्तार किया था। और शिशुनाग जो था ना वज्जियों को नियंत्रण में रखने के लिए, जो शिशुनाग था उसने वज्जियों को नियंत्रण में रखने के लिए उसने क्या किया था? पहले से एक राजधानी उसकी पाटलिपुत्र थी और दूसरी उसने राजधानी कौन सी बनाई थी? वैशाली बनाई थी। इसका ध्यान रखना कि जो शिशुनाग की जो पहली राजधानी कौन-सी थी और उसने दूसरी अपनी राजधानी कौन-सी बनाई थी? पहली पाटलिपुत्र थी, दूसरी जो थी वैशाली उसने अपनी राजधानी बनाई थी। शिशुनाग ने क्या किया था? ये 394 ईसा पूर्व तक जो है उसने शासन किया था और फिर उसके जो शासन के बाद उसका पुत्र आ गया था कालाशोक, यानी काकवर्ण के नाम से वो प्रसिद्ध था। 366 ईसा पूर्व में उसने 366 तक उसने शासन किया था। उसके काल में जो दूसरी जो ये शिशुनाग था ना, ये उसके शासन काल में दूसरी जो बौद्ध समिति थी, वो पूर्व वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, यानी 383 में। पहली बौद्ध सभा का ये पूछता है कि किसके काल में हुआ था। पहली 3 बौद्ध समिति हुई थी ना, तो पहली बौद्ध समिति जो हुई थी वो उसमें किसके उसमें हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दूसरी बौद्ध समिति किसके शासन काल में हुई थी? आपके शिशुनाग जो था ना इसके उसमें कालाशोक, सॉरी कालाशोक के उसमें शासन काल में हुई थी। ध्यान रखना यहाँ पे है ना, आप जब नोट करें तो यहाँ पे लिखे कि जो बौद्ध समिति बौद्ध समिति हुई थी, तो नंबर 1 किसके काल में हुई थी? पहले बौद्ध समिति लिखना कि पहली बौद्ध समिति, उसका टाइम पीरियड, और उसके नेक्स्ट में यहाँ पे लिखना कि आपका इसका किसके शासन काल में पहली हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी, दूसरी कालाशोक के काल में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आता है महानंदीन या जो नंदीवर्धन था, वो शिशुनाग वंश का सबसे शक्तिशाली जो है शासक था। कौन सा था? सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 344 तक शासन किया था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जो महापद्म नंद था ना, और उसको खत्म करके उसने क्या किया था? नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना की थी। इसमें देखो महापद्म नंद, आधा जो हाफ नंद है ये इसका, तो नंद वंश किसने स्थापना की थी? इसको ध्यान रखना भाई। ये जो समिति पूछा जाता है कि पहली जो बौद्ध समिति हुई थी किसी के शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। और दूसरी बौद्ध समिति जो हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक के शासन काल में हुई थी। तीसरा वंश अब ये वंश आता है नंद वंश। इसका टाइम पीरियड है 344 से लेकर और 322 ईस्वी तक इसका शासन रहा है, यानी लगभग आप 22 साल इसका शासन काल था। महापद्म नंद जो थे इसके वंश के संस्थापक थे और उसने विशाल सेना जो है बनाई थी, और इसमें ये जो आपके 16 महाजनपद थे ना, इक्ष्वाकु, गुरु, कुरु, सूरसेन, मथुरा, कलिंग, इन 5 राज्यों पर इसने जो है विजय प्राप्त की थी। ये ध्यान रखना कि ये जो नंद वंश था, जो महापद्म नंद था, उसने क्या हुई इन 5 राज्यों को जो है, ये जो 16 महाजनपद थे उसमें से विजय प्राप्त की थी। महापद्म नंद ने साम्राज्य जो है उसको काफ़ी उसने जो है विस्तार इसने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। माँ पद्मनंद की जो मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र था पंडुक। पंडुक जो है वो शासक बना था, लेकिन वो बहुत अयोग्य था। बहुत ज़्यादा अयोग्य था, लोगों में जो है अब वो क्या था कि उसके अंदर इतना फ़ेमस नहीं था, वो इतनी उसके अंदर पावर नहीं थी कि अपने राज्य को अच्छे से वो जो है सँभाल पाता। और ये बात सभी जो है वहाँ की जितनी भी लोग थे, पब्लिक थी, पूरे राज्य में जो है ये बात फैल गई थी कि ये राजा जो है मतलब शासक जो है ये इसको राज्य को चलाने लायक नहीं है। तो इसका फ़ायदा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया तो उसने क्या किया, उसको राज्य को उसकी अलोकप्रियता के कारण उसने क्या किया, उसको उसपे मतलब उस पे अटैक करके उसने उस राज्य पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है? उसने क्या किया था,
कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था कौटिल्य, कौटिल्य आपको नाम से ही पता है, आपको जानते भी होंगे कौटिल्य के उसमें। तो उसने कौटिल्य के उसके सहायता से उस पे क्या किया था, आक्रमण कर दिया और उसको हरा कर जो उसका अंतिम शासक था धनानंद, उसको हरा कर और पूरे वंश को उसके वंश को खत्म कर दिया था, उसके साम्राज्य को समाप्त कर दिया था और उसने मौर्य साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। तो ये जो पंडुक था ये बहुत अयोग्य था, ये इसमें योग्यता नहीं थी राज्य को राज्य को चलाने की। थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठा और अंत में जो है इस वंश का जो अंतिम शासक कौन बना था, धनानंद था। ठीक है, ये सब अयोग्य थे, जितना वो महापद्मनंद था ना, इनके कंपैरिजन में बहुत अयोग्य थे। और इनकी अयोग्यता का हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किसके समकालीन था, ये सिकंदर का समकालीन था, यानी उसके उसी के टाइम पे वो उसी टाइम वो सिकंदर था, उसी टाइम पे इसका शासन था। ये समकालीन बोलते हैं जो उसी टाइम पे 2 राजा या 3 राजा आपस में शासन कर रहे हैं, यानी सिकंदर आया था ना, इसके पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार और 2,000 रथ, 3,000 जो हाथी, बड़े बहुत बड़ी सेना थी। वह प्रजा में जो क्या था, अलोकप्रिय था। जो धनानंद था ना, बहुत अलोकप्रिय था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फायदा उठाया। उसने अपने जो मंत्री था, मंत्री कौटिल्य काफी इंटेलिजेंट था। उसने 322 ईसा पूर्व में ही जो है मगध पर आक्रमण कर दिया और धनानंद को हराकर नंद वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत में मौर्य साम्राज्य की उसने क्या किया था, स्थापना कर दी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में। तो भाई ये था आपका चैप्टर था 16 महाजनपद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके जो भी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके आती है, उसमें भी 16 महाजनपदों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आता है कि आपका जितने भी ये टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें भी 16 महाजनपद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एस्टेट के लिए तो एक क्लासेस एक रामबाण है। ठीक है, तो भैया आपको ये अब क्लास बैक टू बैक क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक भी कीजिए भाई, आपके क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलेगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और इसके लिए अभी अब नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा आपको कितना जो है टॉपिक समझ में आया है। ये वाला जो क्वेश्चन ये है ना, ये जो उचित मिलान, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, इसमें से ही क्वेश्चन एज इट इज उठा लेता है। देखो इसमें दिया हुआ ये आपने ऊपर पढ़ा था ना कि जो मगध है, ठीक है, अवंती, मत्स्य, वत्स, अगंधार, उसमें आपका ये नीचे दिए हुए थे जो भी विराट नगर जो ये राजधानियां दी हुई थी। तो एज इट इज मैच द फॉलोइंग में पूछता है। और ये वाला मैंने बताया था ना, मगध, अवंती, मत्स्य, वत्स और गंधार, इस तरह के वर्ड काफी पूछता है। अब ये दिया हुआ है कि दूसरी बोध सभा का आयोजन पंचाल में हुआ था, राइट रॉन्ग बताने हैं, कहाँ पर हुआ था यह भी आपने पढ़ा है कि किसके राज्यकाल में हुआ था। ठीक है, इसको सभी के सभी इसमें इसको ना क्या करना है, इसको सोल्व जरूर करना है। जैसे इसमें मैंने बताया था कि इसमें जैसे बौद्ध ग्रंथ टेस्ट में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। ये अभी आपने पढ़ा था, बौद्ध ग्रंथ का जो था वो कौन सा था, ठीक है, और उसका जैन धर्म का कौन सा था। तो ये चीजें आपने इसको सोल्व करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना जो है चैप्टर समझ में आया है। ठीक है, तो इस तरह की क्लासेस के लिए भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे उनकी भी तैयारी जो है घर बैठे बिल्कुल फ्री में अच्छे से हो जाए। और इस पे आपको पूरा आपका टीजीटी का जितना भी सिलेबस है पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। और भाई आज रात को एक सीडीपी की एक थ्योरी है कोहलबर्ग की, वो जो आपके एनसीईआरटी में भी इसमें भी आती है, सीटेट में भी आते हो, सभी टीचिंग एग्जाम में वो थ्योरी आपको मिलेगी। तो आप उसके लिए भी आप आज रात को ही डाल दूंगी, तो उस थ्योरी को भी जरूर देखें भाई। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी है जो सीडीपी, जो साइकोलॉजी आपका आता है 30 मार्क्स का, तो उसकी भी डालने वाली हूँ। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस होती है और जितने भी टॉपिक होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना भी आपका मटेरियल है सब कुछ आपको मेरे उसे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।